नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात हाथरस की, उस सत्संग की जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें 114 महिलाएं थीं। एक बाबा की श्रद्धा के भाव में लीन भीड़ अनियंत्रित हो गई। भगदड़ ऐसी मची कि एक के ऊपर एक ये महिलाएं गिरती चली गईं। करीब 80,000 लोग पहुंचने थे और पहुंच गए 2 लाख से ऊपर। फिर हालात जो बने, हादसे में 121 लोगों की तो जान जा ही चुकी है। घायल 35 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज सुबह की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे और जगह पर जाकर वहां पे हालात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हादसे की जांच करेंगे। एसआईटी भी इस बड़े हादसे की जांच कर रही है। जांच टीम ने कुछ प्रारंभिक रिपोर्ट या कहे कि जानकारियां सरकार से साझा की हैं। साजिश की जांच हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि एफआईआर में बाबा अब तक आरोपी नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी सिकता देव के पास, जो काफ़ी समय से हाथरस में मौजूद हैं और लोगों से वहां पर बात कर रही हैं। शुक्रिया। तो हाथरस की इस त्रासदी में जो हुआ है, जो 121 लोगों की जान गई है, ऐसा नहीं है कि इस तरह के आयोजन में ये पहली बार हुआ है। पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, लोगों की जानें गई हैं, आरोप तय हुए हैं, जांच हुई है, एफआईआर हुई है। लेकिन ज़मीन पर उसके बाद ज़्यादा कुछ होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीच में रसूखदार लोग भी आते हैं। ऐसे में हाथरस की इस त्रासदी के गुनहगार कौन हैं? एनडीटीवी ने ऐसे 10 गुनहगारों की पहचान की है। सबसे पहले गुनहगार नंबर 1, बाबा। हाथरस के मामले में जो एफआईआर हुआ है, उसमें मुख्य आरोपी बाबा को नहीं बनाया गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि बाबा इस मामले में पाक साफ है। हादसे के बाद भक्त संकट में है। ऐसे में बाबा का अब तक सामने ना आना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कल एनडीटीवी से कहा था कि बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। गुनहगार नंबर 2, सत्संग के आयोजक। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनमें से 26 लोग सत्संग के आयोजन से जुड़े हुए हैं। आयोजकों पर ही हर तरह का जिम्मा होता है। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ जुटने वाली है, और उसके हिसाब से यहाँ पर इस घटना स्थल पर वो इंतजाम कर रहे थे या नहीं? गुनहगार नंबर 3, सेवादार। व्यवस्थाओं को देखने के लिए सैकड़ों सेवादार होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इन्हीं सेवादारों पर आरोप है कि उन्होंने बाबा की चरण रज लेने के लिए आई भीड़ के साथ धक्का मुक्की की, जिससे हालात बिगड़ गए और 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गुनहगार नंबर 4, एसडीएम हाथरस। सत्संग के लिए एसडीएम से अनुमति ली गई थी। उन्होंने कलेक्टर को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा है कि वो खुद मौके पर मौजूद थे और वहां 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटी थी। यानी कि इस घटना स्थल पर करीब 2.5 लाख लोग कल यहां इकट्ठा हुए थे। एसडीएम बाबा के चेलों पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि जब अनुमति 80,000 लोगों के लिए थी और एसडीएम खुद वहां 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ देख रहे थे, तो तब उन्होंने मौके पर क्या किया? गुनहगार नंबर 5, सिकंदराराव थाना प्रभारी। ऐसे आयोजनों के लिए एक अनुमति इलाके के थाना प्रभारी से भी लेनी होती है। सिकंदराराव थाना प्रभारी ने इंतजाम के लिए 40 जवान भेजे थे, जबकि भीड़ थी 2 लाख से ज्यादा। प्रशासन ने देखी, पुलिस ने भी देखी, तो फिर जवान और क्यों नहीं बुलाए गए? व्यवस्थाओं को और ज्यादा पुख्ता क्यों नहीं किया गया? गुनहगार नंबर 6, ट्रैफिक पुलिस। सत्संग में आ रही भीड़ की वजह से पूरे इलाके में ट्रैफिक का बुरा हाल था। ये सड़क पूरी तरह से जाम थी, रास्ते सकरे थे और भीड़ बहुत ज्यादा। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गुनहगार नंबर 7, LIU। इलाके की चप्पे चप्पे की और एक पल पल की गतिविधियों की जानकारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी होती है, और वो इसे इकट्ठा करने का दावा भी करते हैं। इस तरह के आयोजनों से जुड़ी जानकारियां संबंधित थानों तक पहुंचाना LIU की ड्यूटी है।
लेकिन इस मामले में एलआईयू ने क्या किया, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। गुनहगार नंबर 8, फायर ब्रिगेड। इस तरह के आयोजन के लिए फायर ब्रिगेड वालों से भी एनओसी ली जाती है। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि इस आयोजन के लिए फायर ब्रिगेड से एनओसी ली गई थी या नहीं। अगर ली गई थी तो फिर किसी तरह के संकट का सामना करने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद क्यों नहीं थे। गुनहगार नंबर 9, मेडिकल इंतजाम। आमतौर पर इस तरह के आयोजन में जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो एक जगह तो निजी या सरकारी स्तर पर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है। लेकिन इस मौके पर कोई एम्बुलेंस या मेडिकल टीम नजर नहीं आई। अगर एम्बुलेंस होती तो लोग वक्त पर अस्पताल पहुंच जाते और शायद कई लोगों की जान बच जाती। गुनहगार नंबर 10, राजनीतिक संरक्षक। बाबा के भक्तों में कई रसूखदार लोग शामिल हैं और बाबा को राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोगों के संरक्षण की भी मामले की बात सामने आ रही है। आमतौर पर इस तरह का संरक्षण जब मिले तो प्रशासन, पुलिस भी अपनी आंखें मूंद लेती है। यानी बाबा के राजनीतिक संरक्षण को भी इस हादसे का एक दोषी बताया जा सकता है। तो ये वो 10 गुनहगार हैं जिनसे जवाब चाहिए जनता को, क्योंकि संसद से सड़क तक इस त्रासदी की गूंज आज सुनाई दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इस पूरे मामले पर कई सवाल उठाए हैं। यहाँ के इंतजामों पर उन्होंने सवाल उठाए और अब से कुछ देर पहले उनसे बात की है हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह ने। सर, पहली बार तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। जो कल का एक इंसिडेंट हुआ हाथरस में जहां पर करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है सर, इस मामले में अभी जो लापरवाहियां सामने आई हैं उसमें पुलिस प्रशासन वहां पे काफ़ी कम संख्या में मुस्तैद था। घटना होने के बाद पुलिस गई तो ताकि उस अफरा तफरी में काफ़ी लोगों की मौत हो गई। आपको क्या इसके पीछे नज़र आता है? कल की जो दुर्घटना थी वो पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थी। उसमें 100 से अधिक नहीं, लगभग 130 के करीब मौतें हुई हैं, जिसमें 7 बच्चे हैं और अधिक संख्या में महिलाएं मारी गई हैं। ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल था। अदूरदर्शिता और लापरवाही, इसमें जो अनुमति दी गई वो लगभग 80,000 लोगों के मद्देनज़र दी गई थी और लोग आए 2.5 लाख। 2.5 लाख लोग अकस्मात नहीं आते हैं, उनके आने में घंटों लगते हैं। और ये बताया कि जो स्थान चयन किया गया था समागम के लिए वो नेशनल हाईवे से लगा हुआ था। वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ, लोगों ने शिकायतें की हैं। कम से कम उसके मद्देनज़र आप और पुलिस फोर्स लगा सकते थे, नहीं लगाया आपने। और जब 6-7 घंटे लगते हैं इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने में, आपने ज़रूरी नहीं समझा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से, सीसीटीवी से, सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से और अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पहुँचा दें, वहाँ चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस रिजर्व में लगा दें। आपको अस्पतालों को अलर्ट नहीं करना चाहिए था। दिखाई ये पड़ा कि न अस्पताल, न एम्बुलेंस, न फर्स्ट एड और न अतिरिक्त पुलिस बल। अंततोगत्वा सेवादारों ने जो दुर्व्यवस्था फैलाई तो पुलिस और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अपर्याप्त और अनुपयुक्त पाया गया। इसके मद्देनज़र पहली जिम्मेदारी आती है बाबा और उनके सेवादार की और दूसरी जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की और पुलिस की। सर, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें बाबा का नाम अभी तक नहीं है लेकिन सेवादार का नाम दिया है। आपको लगता है कि इसमें बाबा का नाम होना चाहिए एफआईआर में, क्योंकि उनकी वजह से ये दुर्व्यवस्था फैली थी जो हुई कल घटना? ये सेवादार किसके थे? आपके थे या मेरे थे? सेवादार बाबा जी के थे और स्वप्रेरणा से नहीं आए थे, बाबा लेके आए थे। इसलिए सेवादार बाद में आते, पहले बाबा जी आते हैं। कहते बाबा जी घटना स्थल से जा चुके थे, बाबा का नाम होना चाहिए था, नहीं है। अब 5 लाख रुपए का करें इनाम, पोस्टर बनवा करके हर जगह बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे लगवाएं, एटीएस और एसटीएफ को लगाएं कि 24 घंटे में बाबा हो सलाख के पीछे, वरना आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल रसातल में चली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और हाथरस के प्रभारी असीम अरुण कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में ईमानदारी से जांच अब आगे बढ़ रही है और इस बाबा को किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ है। अब से कुछ देर पहले मैंने असीम अरुण से इसी मुद्दे पर बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभी अधिकारियों से मिलकर लखनऊ लौट गए हैं और उन्होंने तमाम निर्देश भी दिए हैं। इसी मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हैं, जो हाथरस के प्रभारी भी हैं। असीम जी, क्या तय हुआ है
सबसे बड़ा सवाल जो हम सुबह से पूछ रहे हैं वो बाबा हैं कहाँ? क्या राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी है? जो पहला घटना के बाद 24 घंटा था वो रिलीफ और रेस्क्यू का था। हम लोग सब ने मिल करके बहुत अच्छे से बड़े व्यवस्थित तरीके से सारे घायलों का उपचार का प्रबंध किया। जो परिवार दुर्भाग्य से जिनके घर में कोई मृत्यु हुई है, 121 ऐसे लोग अभी तक पुष्ट हुए हैं, उनके डेड बॉडीज़ को हैंडओवर करने का काम किया। क्रिमेशन का काम अभी चल रहा है। अब समय है ये तय करने का कि गलती किसकी है, उनको दंडित करने का। एक एफआईआर दर्ज की गई है, एक जांच टीम एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में बनाई गई है प्रशासनिक चीज़ें देखने के लिए, और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि एक जुडिशियल कमीशन भी इसमें गठित की जा रही है। व्यवस्था जो अनुमति जिस व्यवस्था के लिए मांगी गई थी, 40 लोग तैनात है। मेरा सवाल फिर वही है, 80,000 लोगों के लिए 40 क्या काफ़ी है? नहीं, 40 नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें तैनात थे। 40 तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा सिविल पुलिस के, महिला पुलिस के लोग थे, LIU के लोग थे, होमगार्ड्स थे, PRD थे, और उसके अलावा कितने लोग होंगे कुल जी, मिलाकर? ये अभी ADG जांच कर रही है, उसमें इसका परीक्षण किया जा रहा है। मैं इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहूँगा अभी, लेकिन 40 का फिगर जो संक्षिप्त फिगर है, ना ही मैं किसी को डिफेंड भी करना चाहूँगा स्टेज पे। जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। जिसका आपराधिक कृत्य है, जिसकी प्रशासनिक गलती है, उसको ज़रूर दंडित किया जाएगा। पहला 24 घंटा रेस्क्यू और रिलीफ का था, वो हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी जांच है। फिलहाल इस तरह के सत्संग को मैनेज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। एक सर्कुलर बना हुआ है, लेकिन उसको और गहरा करने की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड्स को परिभाषित करने की ज़रूरत है। ये मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिया है, इसको हम लोग करेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। तो जिस बाबा के बारे में बात हो रही है, जो प्रवचनकर्ता जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं, और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपके विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो क्या उस बाबा तक पहुंचने में कुछ ये बात सामने आ रही है कि कुछ संरक्षण उसको मिला हुआ है, तभी एक तरह से हिचकिचाहट है? कोई संरक्षण का प्रश्न नहीं है। जैसे मैंने बोला, पहला 24 घंटा रेस्क्यू और रिलीफ का था। अब जांच का समय शुरू हुआ है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्य प्रवचन करता हो, चाहे सेवादार हो, जिसकी गलती है उसको दंडित किया जाएगा। जांच अवश्य होना चाहिए, फेयर जांच होना चाहिए, तेज जांच होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। हम उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर कल 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई ऐसे भी हैं जो अभी तक अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं। आज सुबह कुछ ऐसे ही लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उनमें से एक थी उर्मिला देवी, जो अभी तक अपनी पोती का इंतज़ार कर रही हैं। वो अपनी पोती को लेकर यहीं सत्संग के लिए आई थी, और उसके बाद जब ये घटना घटी तो उनकी पोती का हाथ उनसे छूट गया, और अभी तक उनकी पोती लापता है। मेरे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जो इस सत्संग में थी, और कल से आज तक एक लंबा वक्त गुजर चुका है। उर्मिला जी हमारे साथ हैं। उर्मिला जी को अपनी पोती की तलाश है। वो अपनी पोती के साथ इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उर्मिला जी, आप सत्संग में थी, आपकी पोती आपके साथ थी, 16 साल की पोती। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है? कुछ पता ना चला, कोई पता ना चला कल लेते आज तक। कल क्या हुआ था? वो आपके साथ थी जब ये भगदड़ मची है, जब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे? हाँ, संग ही जब क्या हो रहा था वहाँ पर? पता ही ना कहा भाई, डक्का मार है रही वैसे ही बड़दरी डाल दी जंदी जंदी के मारे, और कुछ ना पता है ऐसी कहा भाई। तो आप भी उसमें फंस गई थी, उस धक्का मुक्की में? हाँ, फंस गई, धक्का मुझी फंस गई, गिरी गई तो दो बहनें ने उठा ली मैं। हाँ, उठा ली। फिर मैं अपनी लड़की के चिंता में बात तसल्ली ना करी, मैं ढूंढने के चक्कर में चली गई। हाँ, फिर कहीं पता ना मिला। 16 साल की पोती है आपकी, आप कह रहे हैं आप उस धक्का मुक्की में भी फंसी, आप गिरी, दो दूसरी महिलाओं ने आपकी मदद की, आपको खड़ा कर दिया, लेकिन आपकी पोती कहीं छूट गई उस भीड़ में? बात पहले ही छूट गई, मेरे गिरने से पहले ही छूट गई, पंडाल में ही बिछड़ गई। हाँ, ऐसे अरे रास मारे चले आए, धक्का मारी तो कहीं रुक हो जाता था मैं आंधी की तरह। हाँ, तो ऐसे करके बिछड़ गई। तो आपने कहाँ कहाँ उसको ढूंढा है? क्या आप इस वक्त हाथरस के इस अस्पताल में मौजूद हैं? इससे पहले आप कहाँ कहाँ गई हैं उसे ढूंढने के लिए? अबे तो हम एटाते आए हैं, एटाते, और जो सिकंदरा राव के माँ में ढूंढनी हॉस्पिटल में, वो ना ढूंढी था। पूरी रात वहीं पड़ी रही अकेली। आप अकेली बैठी रहीं? आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? कुछ बताया गया पुलिस वालों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कुछ ना बताया, पुलिस वालों ने कुछ ना बताई, कौन ना बताई
कैसे ना कर सके। तो इतनी परेशान हैं आप नाराजगी है आपको बाबा से या फिर आश्रम के लोगों से, सेवादारों से? गुस्से में हैं आपकी? नहीं, गुस्सा तो है, पर अपनी बात को झिपरियों को मेरे संग आई तो मेरे ऊपर आक्षेप घर वालों का। घर वालों को आक्षेप आएगा तो मैं बेटी खा कर आई थी, जय मारी मैं घर पे ना गई। तो घर वाले आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मेरी बात ही ना भाई, अब बात भी नहीं करी घर वालों से? वही ऐसी दो एक बात भाई, लड़की की मात है। आप कह रही कि आप घर लौटेंगी तो सब आपको कहेंगे कि आप लेके गए थे और आप लेके नहीं आए वापस? हाँ, जय मार में जाना ना चाह रही, इनकी मिल जाई तो जाऊंगी ना, मैं जाऊँ ना करे। तो इन लोगों के गुनहगार कौन हैं? मारे गए 121 लोगों के गुनहगार कौन हैं? जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी अनदेखी की वजह से इस घटनास्थल पर कल भगदड़ मच गई, जिसके निशान अभी तक दिखाई देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है इन सभी सवालों का जवाब यहाँ मौजूद लोगों को मिले, देश की जनता को मिले, क्योंकि इस एक त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हाथरस की इस त्रासदी पर हमारी कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगी। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।